आज हम जो है चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करें। ठीक है। जिसका मकसद क्या है कि मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओवरव्यू आपको दे सके। प्रीवियसली जो मैंने डिस्कशन की थी उसी से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है। उसी से रिलेटेड सारी की सारी डिस्कशंस हमारी चलती रहेगी। उस वक्त मैंने आपको जो है बेसिक से स्टार्ट करके दिया था फाइनेंस से, फिर मैंने आपको कहा कि मैनेजमेंट का क्या रोल है, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, और उसके बाद जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मुराद हमारा क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसी होती है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जैसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट लोकली करते हैं अपने बिजनेसेस के लिए डोमेस्टिक लेवल पे, कि हमें जो है ये डिसीजन लेना होता है कि हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, फाइनेंसिंग कहाँ से इकट्ठी करनी है। इसी तरीके से जब हम इंटरनेशनली ग्रो करते हैं, मुल्क से बाहर जाने का सोचते हैं कि वहाँ पे हम अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर लें, तो हमें वहाँ पे भी फाइनेंस को मैनेज करना पड़ता है। वहाँ पे भी हमें जो है एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के साथ चलना पड़ता है कि कब हमने कहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और उस कंट्री में कैसे जाना है, या जो है मुझे उस कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट करने चाहिए, या मुझे वहाँ पे लाइसेंस लेना चाहिए, या फ्रेंचाइजेस बनानी चाहिए, या फिर मुझे वहाँ जाके डायरेक्टली अपना सेटअप बनाना है। क्योंकि अगर नॉर्मली हम देखें तो हमें ये चीज़ ऑब्जर्व ऐसे होती है, हम कहते हैं कि बस एक बिजनेस था, पहले जो है ये जापान में था, अब पाकिस्तान में डायरेक्टली आ गया। हो सकता है कि वो पाकिस्तान में डायरेक्टली ना आया हो, ठीक है, हो सकता है कि उसने पहले जो है अपने यूनिट्स यहाँ भिजवाए हों, फिर यहाँ पे मार्केट में डिमांड को एनालाइज करने के बाद उसने अपना एक सेटअप स्टैब्लिश किया हो। और ये डिसीजन उसने किस बेसिस पे की, कैसे करते हैं ये डिसीजंस, इसी के बारे में जो है हमारा ये सारा का सारा कोर्स है, कि हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें एज ए फाइनेंस स्टूडेंट, कि कल को हम जो है अगर एक कंपनी जो है वो इंटरनेशनली ग्रो करती है तो आप उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट कर सको, कि कैसे उसको ग्रो करना चाहिए, कैसे उसको इंटरनेशनली जाना चाहिए, कहाँ से उसके पास जो है फंड्स आएंगे, क्या रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं जिसको वो यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि कंटेंट्स हमारे क्या है इस वीक के। ठीक है। कंटेंट्स हमारे जो है इस वीक के फर्स्ट वीक में हमने जो है डिस्कशन जो की थी उसमें हमने कहा था कि मैनेजिंग द एमएनसी, के एमएनसी को कैसे मैनेज किया जाता है। देन हमने कहा था कि इंटरनेशनल बिजनेस के लिए क्यों जाना चाहिए, कंपनीज कैसे जो है इंटरनेशनल बिजनेस में इंगेज होती हैं। उसी को आज थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअल व्यू से हमें देखना है। ठीक है, कि किस तरीके से टेक्स्ट उसको सपोर्ट कर रहा है, कैसे जो है ऑथर्स इसको डिफाइन करते हैं। देन वीक 2 में हमारा जो है जो इस वीक का कोर्स है दैट इज अबाउट हाउ फर्म्स एंगेज इन इंटरनेशनल बिजनेस को हम कंटिन्यू करेंगे, कौन से तरीकों से वो जो है कंटिन्यू करता है। वैल्यूएशन मॉडल हम देखेंगे उसका, और एक्सपोजर देखेंगे कि इंटरनेशनल रिस्क कौन से रिस्क उसको जो है बियर करने पड़ते हैं, कौन से रिस्क उसको फेस करने पड़ते हैं जब वो इंटरनेशनली ग्रो करता है। तो पहली बात अगर हम देखें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो है हम कहते हैं कि व्हाट इज मल्टी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट या इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। तो कहता है कि मल्टीनेशनल corporations are defined as the firms that engage in some form of international business. Their managers conduct international financial management, which involves international investing and financing decisions that are intended to maximize the value of MNC. कि प्रीवियसली मैंने आपको क्या कहा था कि फर्म का मेन गोल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू वैन हॉर्न वो कहता है कि फर्म के जो है मेन गोल, या फाइनेंशियल मैनेजर्स का मेन गोल क्या होता है कि वो जो है फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करें। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन से मुराद हमारा क्या है, कि हम उसके जो है क्या करें, उसके ऐसे डिसीजंस लें कंपनी के कि वो जो है ग्रो कर सके, उसके प्रॉफिट्स ग्रो करें जिससे शेयर होल्डर्स जो है बेनिफिट हासिल करें, और शेयर होल्डर के साथ साथ वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको भी उससे बेनिफिट मिले। तो उनका मेन गोल क्या होता है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होती है। तो जब हम इसी कॉन्सेप्ट को इंटरनेशनली इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा सेम मकसद ही रहेगा कि हम ऐसे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और फाइनेंसिंग डिसीजंस ले सकें जिसके जरिए से हम अपनी कंपनी के वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकें। और इसलिए कहता है कि द गोल ऑफ देयर मैनेजर इज टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फर्म व्हिच इज सिमिलर टू द गोल ऑफ मैनेजर्स एम्प्लॉयड बाय डोमेस्टिक कंपनीज। जैसे मैंने आपको कहा कि जो गोल्स वहां पे थे उसके लोकली थे, कि फर्म जो है किस तरीके से शेयर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करेगा, सेम एज इट इज जो है क्या करना है कि उसका रोल यहाँ पे भी वही रहेगा, कि वो जो है किस तरीके से वैल्यू को मैक्सिमाइज करेगा।
तो इसके लिए जो है हम क्या कहते हैं, कहता है कि आपने जो है सेम वही आइडियाज कॉन्सेप्ट्स लेकर जाने होंगे अपने साथ और वहां पे उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। देन वी कैन से दैट कि initially firms may merely attempt to export products to a particular country or import supplies from a foreign manufacturer। कि जो आसान किस्म का हमारे पास स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है वो क्या होता है कि लेट्स से एक बंदा पाकिस्तान में जो है चीजें बना रहा है, अब वो जो है यहाँ पे मार्केट में उसको जो है और पोटेंशियल नहीं नजर आ रहा, स्पेस नजर नहीं आ रहा, तो वो प्लान कर लेता है कि अब मुझे जो है क्या करना चाहिए, अफगानिस्तान जो है इस चीज को भेजना चाहिए या इंडिया में मुझे उसको लेकर जाना चाहिए। ये उसकी सबसे बेसिक एक तरीकेकार होता है कि आप अपनी चीजों को क्या कर लेते हो कि दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हो। इसके बाद हम कह सकते हैं कि दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है बाहर से चीजें मंगवाओ और उसमें क्या होगा कि आप जो है सस्ता रॉ मटेरियल जब मंगवाओगे तो उससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, आपकी चीजें जो हैं वो लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस होंगी। लेट्स से एक चीज अपने मुल्क में जब आप बना रहे हो, अपने रिसोर्सेज आपके पास कम है, उस पर आपकी कॉस्ट जो है वो 50 रुपए लगती है। अब वही चीज अगर आप इंपोर्ट करके जो है बाहर से उसका रॉ मटेरियल वगैरह ले आते हो तो उस पर आपके जो है 30 रुपए लगते हैं, तो अब बिग डिफरेंस। सो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जो है इंपोर्ट करना पड़ता है वहां से सप्लाईज को। Over time, however, many of them recognize additional foreign opportunities and eventually establish subsidiaries in foreign countries. For example, Dow Chemical, IBM, Nike, and many other firms have more than half of their assets in foreign countries। कि जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर जब वो देख लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड वहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे मुल्क में आ जाए, तो वो जो है क्या करते हैं उसके बाद वहाँ पे जाके अपने जो है बिजनेसेस स्टैब्लिश करना शुरू कर देते हैं। जैसे अब आईफोन है तो आईफोन की डिमांड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। ठीक है, सो एट सम प्लेस जो है आईफोन रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ अब ये टाइम है मुझे पाकिस्तान में जो है अपना प्लांट लगाने की, क्योंकि मेरे जो है ज्यादातर प्रॉफिट्स वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। क्यों रिड्यूस हो रहे हैं? कि वो एक्सचेंज रेट की वजह से मुझे जो है इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा, या जो है उसके कंट्री के टैक्सेस बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा, या डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है कि मुझे जो है अब एक्सपोर्ट के जरिए से मैं उसको जो है पूरा नहीं कर सकता। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे आके अपने जो है बिजनेस स्टैब्लिश कर लेते हैं ताकि यहाँ की पूरी मार्केट को डोमिनेट कर सके और उसकी डिमांड को फुलफिल कर सकें। इंपॉर्टेंस क्या है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की या मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की? सो कहता है कि इंटरनेशनल फाइनेंस हैज बिकम an important wing for all big MNCs. Without the expertise in international financial management, it can be difficult to sustain in the market because international financial markets have a totally different shape and analytics compared to the domestic financial markets। कि आप जो है इस चीज़ को अंदाज़ा लगाएं कि जब लोकली हम यहाँ पे एक जगह से दूसरी सिटी में अपने प्रोडक्ट को मूव करते हैं तो वहाँ पे हमें डिफरेंट चीज़ें इफेक्ट करती हैं। वहाँ के जो है लोगों के साथ कस्टमर्स डीलिंग हमारी चेंज हो जाती है, वहाँ पे लोगों के जो है परचेजिंग पावर चेंज हो जाती है, वहाँ पे लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाता है उस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग। तो जब हम जो है इंटरनेशनली जाते हैं तो वहाँ पे तो और भी सिचुएशन चेंज हो जाती है, वहाँ पे और भी आपको जो है हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जब आप जो है लोकली उसका जिक्र करते हो तो आप जो है इसको थोड़ा सा ईज पे कर सकते हो, लेकिन जब आप इंटरनेशनल जाते हो तो वहां पे आपको इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है और अगर आप इसको जो है साउंड नॉलेज ना हो तो भी आप जो है सरवाइव नहीं कर सकते। और सिर्फ यही नहीं कि आप इसको ये कंसिडर करो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके लिए सिर्फ इंटरनेशनली ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको देखें तो आपकी जो है लोकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है डोमेस्टिकली। किस तरीके से? कहता है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट इवन टू कंपनीज दैट हैव नो इंटरनेशनल बिजनेस because these companies must recognize how their foreign competitors will be affected by movements in exchange rates, foreign interest rates, labor cost and inflation। कि अगर आप इस चीज का अंदाजा लगाओ, आप कहो कि जी हमें जो है किस तरीके से ये चीज जो है देखनी होगी इंटरनेशनली, तो उसके साथ साथ ये भी चीज अंडरस्टैंड करो या रियलाइज करो कि सिर्फ वो चीज आपके लिए जो है इंटरनेशनली जरूरी नहीं है बल्कि नेशनली भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? कि आप जो है क्या करते हो कि एक आपके मुल्क में डिफरेंट किस्म के मल्टीनेशनल बिजनेसेस काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप उनको भी देखो कि वो भी आपको इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदे की कोशिश क्या होगी कि वो मल्टीनेशनल बिजनेस में सेटल हो जाए,
मल्टी बिजनेसेस जो है, नेशनल बिजनेसेस हाई पे कर रहे होते हैं उनको, ठीक है। उसके अलावा जो है एक्सचेंज रेट का उनके ऊपर डिफरेंस पड़ता है, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। उन पे जो है इंटरेस्ट रेट डिफरेंट किस्म के इंप्लीमेंट होते हैं, आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हो। तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी उसको जो है बहुत ज्यादा मुतासर करता है। तो इन पॉइंट्स को देख के आप क्या कर सकते हो कि कब कैसे आपने इनका एज हासिल करना है। कि लेट से अब जो हम कह लेते हैं कि एक आईफोन है, तो वो क्या कर रहा है कि बाहर से वो आ रहा है पाकिस्तान में, तो आपकी मार्केट को कैप्चर कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने मुल्क में एक मोबाइल फोन बनाते हो, तो उस पर आपको कोई एक्सचेंज रेट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके ज्यादा आपको बेनिफिट है। फिर अगर आप उसको अपने मुल्क में बनाते हो, तो लेट से उसका रॉ मटेरियल अगर आपके मुल्क में सस्ता है, तो आप उसको उससे सस्ता बना रहे हो, तो आपको ये चीज जो है बेनिफिट देगी कि आप जो है सिर्फ ये कंसिडर मत करो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ हमारे लिए इंटरनेशनल बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, बल्कि हमारे जितने भी लोकल सतह पे बिजनेसेस हैं, हम उसके भी जो है ये चीज अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके आसपास भी इंटरनेशनल बिजनेसेस सर्वाइव कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, और उनको उसके साथ जो है अपने आप को कॉप करना होता है। सो कहता है कि सच इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक कैन इफेक्ट द फॉरेन कंपटीटर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्राइसिंग पॉलिसीज, क्योंकि जब इस तरह के उनके जो है लेबर रॉ मटेरियल और वो चीजें जो है प्राइसेस चेंज होती रहती हैं, तो ये सारे के सारे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड लेबर हो गया, आपका कैपिटल हो गया, ठीक है, आपके जो एंटरप्रेन्योर हो गया, ये सारे के सारे क्या है, आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। सो जब ये सारे के सारे जो है क्या करते हैं कि चेंज होंगे, इंक्रीज या डिक्रीज इनमें आता जाएगा, तो इससे जो है एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम होगा मल्टीनेशनल कंपनीज को, उनकी जो है प्राइसिंग और प्रोडक्शन की पॉलिसीज चेंज होंगी, और आप उसी का फायदा उठा सकते हो अगर आप प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करते हो। नाउ कहता है कि फाइनेंशियल मैनेज जो है हमारे जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन है, उनको हम मैनेज कैसे करते हैं, कि हम उसको कैसे अपने गोल के साथ अटैच करेंगे, हम कैसे उसको जो है एसोसिएट कर सकते हैं कि ये हमारा जो है क्या करके दे, हमें हमारे गोल्स को अचीव करके दे, या हमें जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अचीव करके दे। सो कहते हैं कि द कॉमनली एक्सेप्टेड गोल ऑफ एमएनसी इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। Managers employed by the MNC are expected to make decisions that will maximize the stock price and therefore serve the shareholders. जाहिर सी बात है कि पहले दिन से ही हम जो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें, तो शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, कंपनीज में उनके शेयर्स होते हैं, तो उनको अपने शेयर्स के प्राइसेस में इंक्रीज में बेनिफिट चाहिए होता है, तो उसके लिए वो जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके ऊपर उनको डिविडेंड मिले, इसके लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है। इसलिए नहीं की होती कि वो जो है सिर्फ बिजनेस में रिस्क लेके वहां पे पैसे लगा ले और बस उसके लिए बैठा हो। तो इस चीज को देखते हुए कंपनीज का भी जो है क्या हो जाता है, सबसे बड़ा काम क्या होता है कि वो इस चीज को रियलाइज करे कि इस बंदे ने जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमें क्या करना है, अपने शेयर होल्डर्स को सर्व करना है, बेटर तरीके से उनको जो है बेनिफिट देना है। सो कहता है कि some publicly traded MNC based outside the United States may have additional goals such as satisfying their respective governments, banks, or employees. However, these MNCs now place more emphasis on satisfying shareholders so that they can more easily obtain funds from shareholders to support their operations. कि आपके जो है फॉरेन इनिशियली क्या होता था कि जो है कंपनीज अपने जो है यूनाइटेड स्टेट की कंपनीज जितनी भी थी, वहां पे वो इस चीज से हट के क्या कर रही थी कि अपने जो है शेयर होल्डर्स को सर्व करे। वो कहाँ पे जा रही थी, वो जो है अपने जो है जो गवर्नमेंट्स है, जो बैंक्स है या एम्प्लॉइज हैं, उनको जो है परस्पेक्टिव से सोचती थी, उनके नीड्स को सेटिस्फाई करने के बारे में सोचती थी। सो जब उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि मेन गोल हमारे पास ये नहीं है, बल्कि मेन गोल हमारा ये होना चाहिए कि हमें क्या करना है कि अपने जो है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना है, उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि हमें फंड्स कहाँ से मिलेंगे, जब शेयर होल्डर्स हमारे सेटिस्फाइड होंगे। अगर आपके शेयर होल्डर सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो वो बिजनेस में आपके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो आपके बिजनेस में फ्लो ऑफ फंड जो है वो खत्म हो जाएगा, वो जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप इन्होंने भी जो है अपनी पॉलिसी को चेंज किया, और वो जो है किसकी तरफ गए, वो जो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ की तरफ गए। कहता है कि देयर आर इवन सम फर्म्स इन रशिया, पोलैंड एंड स्लोवेनिया दैट हैव इशूड स्टॉक टू इन्वेस्टर्स एंड आर फोर्स्ड एंड फोकस्ड ऑन फॉर सेटिस्फाइंग देयर शेयर होल्डर्स। The focus of this tax is on MNCs whose parents wholly own any foreign subsidiaries, which means that the US parent is the sole owner of the subsidiaries. ठीक है, कि आपके पास जो है कहता है कि क्या था कि जब जो है हम देखें, तो हमारे पास रशिया, पोलैंड और सर्वेनिया में कुछ कंपनीज ने क्या किया, अपने इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स इशू किए, ताकि उनके जो है जो शेयर होल्डर्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके। क्योंकि हमने क्या कहा कि अगर आपका शेयर होल्डर सेटिस्फाई होगा,
तो आपके पास लोग जो है इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, और जब वो जो है इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि वो जो है उसके बिजनेस को बेहतर जो है बनाएगा। सो कहता है कि यहाँ पे जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हमारा मेन फोकस किसके साथ होगा, अपनी कंपनीज के साथ होगा जो क्या कर रही है, सॉलिडली जो है सब्सिडीज में प्रोवाइड कर रही है उनको, और उनको फैसिलिटेट कर रही है। सो कहता है कि दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ओनरशिप ऑफ यूएस बेस्ड एमएनसीज एंड इट enables financial managers throughout the MNC to have a single goal of maximizing the value of entire MNC instead of maximizing the value of any particular foreign subsidiary। कि जो है जितने भी यूएस बेस्ड आपके पास मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनका मेन गोल क्या है, वो एक ही गोल के साथ चलते हैं, और वो कौन सा गोल है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वैल्यू। अगर वो एक गोल के साथ चलेंगे तो क्या होगा कि वो जो है अपने डायरेक्शंस पे रहेंगे, और अगर वो क्या करेगा कि इस तरीके से डाइवर्सिफाइड चलेगा कि कभी एक गोल कभी दूसरा गोल, तो उसके लिए जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन जाएगी, और एक एक सब्सिडरी के वाइज जब वो सोचना शुरू कर देगा तो वो जो है बिजनेस इस तरीके से मूव नहीं करता, क्योंकि उसको जो है अपने पूरे बिजनेस के बारे में सोचना होता है, ना कि एक एक बिजनेस के बारे में कि कौन कैसा मूव करेगा, कैसे जो है वो काम करेगा। सो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको डिस्कशन करके दी थी। मैंने आपको कहा था कि बिजनेस में जो है आपके क्या हो जाता है, जब मल्टीनेशनल कंपनीज जो है बाहर जाती हैं तो वहां पे आपको कॉन्फ्लिक्ट से फेस करनी पड़ती है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को मैंने आपको क्या कहा था, एजेंसी प्रॉब्लम कहा जाता है, जो आपके लोकल फॉर्म में भी होता है और इंटरनेशनली और भी इंक्रीज हो जाता है। लोकली क्या होता है, कहता है कि when corporation shareholders differ from its managers a conflict of goal can exist, the agency problem। कि जब शेयर होल्डर अलग बंदा होगा, मैनेजर अलग बंदा होगा, तो दोनों बंदों का गोल भी चेंज होगा। मैनेजर की कोशिश होगी कि वो अपने कंपनी को जो है मूव कर सके, अपना नाम बना सके, और वो ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करे कि जिसकी वजह से मार्केट में उसका नाम बने। जबकि शेयर होल्डर्स उसका काम क्या होगा कि वो जो है चाहते हैं कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा जो है सक्सेसफुल हो और उसको ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले, उसको उससे ज्यादा प्रॉफिट मिल सके, तो उसकी कोशिश प्रॉफिट्स पे होती है। जबकि आपके जो है शेयर होल्डर्स जो है, जो आपके मैनेजर्स होते हैं, उनकी कोशिश क्या होती है, अपना नाम बनाने की, मार्केट में जगह बनाने की, कि वो जो है किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकता है। सो कहता है कि एजेंसी कॉस्ट आर नॉर्मली लार्जर फॉर एमएनसीज देन फॉर प्योरली डोमेस्टिक फर्म्स ड्यू टू। ठीक है, क्योंकि जो है इस पे हमने थोड़ा सा डिस्कशन पहले भी किया था कि एजेंसी प्रॉब्लम मल्टीनेशनल में जब जाती है तो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है, कहता है कि द डिफिकल्टी इन मॉनिटरिंग डिस्टिंक्ट मैनेजर्स, कि आपके पास डिफरेंट किस्म के मैनेजर्स आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में आपके डिफरेंट मैनेजर्स बैठे हुए हैं, जो क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट गोल्स लिए होते हैं, उनके अपने टारगेट्स होते हैं, वो उन चीजों को देखता है और उसके बेसिस पे अपनी फर्म को ले जाने की कोशिश करता है। सेकंड, द डिफरेंट कल्चर्स ऑफ फॉरेन मैनेजर्स, और जहां पे आपके कल्चर्स चेंज हो जाए डिफरेंट जो है फॉरेन मैनेजर्स के, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है कि आपकी कंपनीज को जो है इस किस्म के इश्यूज फेस करना पड़ते हैं। कि लेट्स से एक जो है आपका एक इमर्जिंग कंट्री है, वहां का मैनेजर होगा तो उसकी कोशिश क्या होगी कि कस्टमर्स को एक अच्छा प्रोडक्ट दे सके, उनको बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर सके, और वो जो है वहां पे ग्रो कर सके ताकि पूरे मुल्क में वो फैल सके। जबकि वहां पे जो है जो शेयर होल्डर्स होंगे उनका तरीकेकार चेंज होगा, वो कहेगा हमें तो प्रॉफिट चाहिए, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। द शेयर साइज ऑफ द लार्जर एमएनसीज, और जब आपकी देखें तो मल्टीनेशनल कंपनीज आपके एक मुल्क में नहीं बहुत से मुल्कों में एक्सपेंड हुई पड़ी है, तो वहां पे जब वो एक्सपेंड हो जाती है तो उसमें नजर रखना, उसको रेगुलेट करना वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, कि आप कौन कौन से कंट्री के पीछे जाओगे, कौन कौन से जो है मैनेजर्स को देखोगे कि कौन कैसे काम कर रहा है, उनके क्या गोल्स हैं, और वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो भी बड़ा मसला करता है। एंड देन द टेंडेंसी टू डाउन प्ले शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स, और फिर आपके पास जो शॉर्ट टर्म के इफेक्ट्स पड़ते हैं, अगर कोई जो है एक्सपेंशन की तरफ जाता है, कोई अपनी पॉलिसी चेंज करता है, या कोई जो है क्या करता है कि अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करता है, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ता है तो वो ओवरऑल कंपनी को इफेक्ट करती है, और उसको जो है बहुत ज्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऑपरेशंस पे, कि वो जो है उसको कैसे मैनेज करे, ये चीजें जो है फिर उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। सो कहता है कि सब्सिडरी मैनेजर्स में बी टेम्पटेड टू मेक डिसीजंस दैट मैक्सिमाइज द वैल्यूज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सब्सिडरी, और फिर जो सब्सिडरी मैनेजर्स होते हैं उनका जो है डिसीजन क्या होता है कि वो अपने वैल्यूज को अपने सब्सिडरीज के इंक्रीज करें, कि वो अपने सब्सिडरीज के बिहाफ पे सोचे कि मैं जो यूनिट चला रहा हूँ, जो बिजनेस में बैठा हुआ हूँ, जिसको जो है ऑपरेट करना है मैंने, वो कैसे ग्रूम करेगा, उसका मकसद उसके साथ होता है कि वो उसके ऊपर एम्फेसाइज करे और अपनी सारी तवज्जो जो है उस बिजनेस पे लगाए। सो इन तमाम मसलों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि दो किस्म की जो है हम कहते हैं कि मैनेजमेंट स्टाइल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं,
और इसी को कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एजेंसी कॉस्ट कैन वेरी विद द मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ एमएनसी, कि आप जो है दो तरीकों से फिर अपने बिजनेसेस को ऑपरेट कर सकते हो। एक सेंट्रलाइज सिस्टम कर सकते हो, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम कर सकते हो। सेंट्रलाइज सिस्टम में आपका जो है ये एजेंसी प्रॉब्लम कम हो जाता है, क्योंकि आपके जो है जो डायरेक्टर्स होते हैं या जो हेड्स हैं वही डिसाइड करते हैं कि कंपनी कैसे मूव करेगी, कंपनी ने किसको हायर करना है, कंपनी ने सेल्स को इंक्रीज करना है या अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना है, कंपनी ने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना है। ये सारी की सारी बातें कौन डिसाइड करता है? आपके जो है सेंट्रल बॉडीज डिसाइड करती हैं। और जब आप जो है डिसेंट्रलाइज की तरफ चले जाते हो तो वहां पे फिर क्या हो जाता है कि आपने सारी अथॉरिटी मैनेजर्स को दे दी है, और वही जो है क्या करेगा कि वो जो है अपने ऑपरेशंस को देखेगा और सारे एनवायरनमेंट के साथ चलेगा। तो एक तरह से तो फायदा ये हो जाता है आपको कि वहां पे जो है जब डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आप जाते हो कि हर मैनेजर अपने एरिया को बहुत बेहतर तरीके से समझता है कि अपने बिजनेस को वहां पे कैसे ग्रूम करेगा। लेकिन नुकसान ये हो जाता है कि आप उस पर फिर चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकते, उसके गोल्स जो है वो आपसे चेंज हो सकते हैं। वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ की जगह पे कहा जा सकता है, वो एक्सपेंशन की तरफ भी सोच सकता है। तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर देखें कि जो है किस तरीके से काम करती है ये सेंट्रलाइज सिस्टम, तो देखिए हमारे पास जो है अगर एक सेंट्रलाइज मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रही है, ठीक हो गया, तो उसकी जो है दो सब्सिडीज हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यही से सारे डिसीजन ए के लिए भी कैश मैनेजमेंट कर रही है, बी के लिए भी यही कैश मैनेजमेंट कर रही है। अकाउंट्स जो है इन्वेंट्री रिसीवेबल जितनी मैनेजमेंट है वो भी यही कर रहा है, और उसके जो है इन्वेंट्री अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट बी के लिए भी यही फाइनेंशियल मैनेजर्स कर रहे हैं, जो पेरेंट कंपनी जो हेड बैठे हुए हैं, सेंट्रली बैठे हुए हैं। फाइनेंसिंग कैसे करनी है, कितनी करनी है, वो ए के लिए भी वही डिसाइड करेगा, बी के लिए भी वही डिसाइड करेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसने कितने करने हैं, बी ने कितने करने हैं, ए ने कितने करने हैं, ये कौन डिसाइड कर रहा है? सिर्फ एक फाइनेंशियल मैनेजर जो आपके पेरेंट कंपनी में बैठे हुए हैं, सेंट्रल बॉडी बैठी हुई है, वही डिसाइड कर रही है। जबकि जब हम क्या कर लेते हैं कि जो है अलग अलग उसको देख लेते हैं कि आपके पास जो है क्या है कि अलग अलग दो फाइनेंशियल मैनेजर्स बना दिए, कोई पेरेंट कंपनी नहीं है, हर एक जो है प्लांट का क्या है कि अपना एक मैनेजर बना हुआ है, ठीक है। सो फाइनेंशियल मैनेजर ए क्या कर रहा है, वो अपनी कंपनी के बारे में सारे फैसले ले रहा है। फाइनेंशियल मैनेजर बी क्या कर रहा है, वो अपने बी के बारे में जो है सारे डिसीजन मेकिंग कर रहा है। तो दोनों के गोल्स अब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मैनेजर्स की थॉट चेंज हो जाएगी, मैनेजमेंट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। एक मैनेजमेंट ए, लेट्स से हम कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर ए जो है वो एग्रेसिव है, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या कर रहा है कि वो जो है रिस्क एवर्स है, वो रिस्क नहीं लेता। तो अब सिचुएशन चेंज है, वो जो है इनोवेशंस की तरफ नहीं जाएगा, न्यू प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाएगा, न्यू मार्केट्स की तरफ नहीं जाएगा, और ए जो है वो ग्रूम कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, नए मार्केट्स की तरफ जा रहा है, और उसको ज्यादा से ज्यादा फंड्स की जरूरत है। तो दोनों के जो है जब स्टेटमेंट्स देखी जाएंगी तो दोनों में बड़ा फर्क होगा। तो दोनों के जो है आपके पास में फायदे हैं और अपने जो है कुछ नुकसान हैं। लेकिन सेंट्रलाइज में फिर अगर आप देखो तो आप अगर चाहते हो कि मेरे जो है एजेंसी प्रॉब्लम्स कम हो जाए, तो आप सेंट्रलाइज जाने की कोशिश करते हो, जैसे आपके बैंक्स वगैरह करते हैं कि आप जो एक बंदे को हायर करते हो तो वहीं उनके जो है जहाँ से हेड ऑफिस होता है वहीं से वो हायर होता है, वहीं से उसकी फायरिंग होती है, वहीं से उसका रेम्युनरेशन डिसाइड होता है। तो इससे वो चीज कम ओवरकम हो जाती है कि अगला बंदा जो है वो अलग अलग जो है अपनी पेमेंट्स को खुद चूज नहीं करेगा कि किसको ज्यादा पे करे किसको कम करे, या जो है वो रेफरेंस बेसिस पे किसी को हायर करे, ठीक है। सो वो सारे के सारे इसमें बातें कम हो जाती हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनली ग्रो करते हैं तो वहां पे हमें जो है दोनों प्रोज एंड कॉन्स को देखना पड़ेगा। हमें जो है देखना पड़ेगा कि हम किसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, और वो जो है किसके लिए कौन सा सेटअप जो है स्टैब्लिश कर सकता है। So कहते हैं कि some MNCs attempt to strike balance. They allow subsidiary managers to make the key decisions for their respective operations, but the parent management monitors the decisions. कहता है कि फिर कुछ जो है कंपनीज क्या करती हैं, मल्टीनेशनल बैलेंस सिस्टम चलाती हैं कि यार सारी अथॉरिटी इनको नहीं देते, सारी अथॉरिटी हम नहीं रखते। वो उनको कहते हैं कि ठीक है आप जो है क्या करो, सारे डिसीजन मेकिंग खुद करो, लेकिन हम क्या करेंगे, उनको मॉनिटर करेंगे। अब हमें जो है बताओगे कि हम ये प्लान रख रहे हैं, हम इस तरीके से स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम उसको एनालाइज करेंगे कि आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं। और कहता है कि टुडे इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स मेक इट इजियर फॉर द पेरेंट टू मैनेज द एक्शंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फॉरेन सब्सिडरीज। और आजकल इंटरनेट का दौर है, तो इंटरनेट के जरिए से क्या हो गया कि सारे के सारे बैंक्स कनेक्टेड हैं आपके, ठीक है, चाहे नेशनली हो इंटरनेशनली हो, बैंक सारे कनेक्टेड है, अकाउंट्स आप जो है वहां से अपने एनालाइज कर सकते हो, आप देख सकते हो कि कौन कहाँ पे फंडिंग कर रहा है, आपको तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन स्टॉक की और उसकी जो है इजिली मिल जाती है।
तो अब वो मसला इतना नहीं रहा। इनिशियली आपके पास जो है जब इंटरनेट और वो इतना ग्रूम नहीं कर चुका था तब ये चीजें मसला थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो है सेंट्रलाइज या बैलेंस सिस्टम चलाना आपके लिए पॉसिबल हो चुका है। कहता है कि कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो इंटरफेयर करते हैं एमएनसी के गोल्स में, जो कि आपको सक्सेसफुली ग्रो करने नहीं देती, जो आपको क्या करती है, लिमिटाइज करती है, आप अपने फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज नहीं कर सकते। और वो क्या है, कहता है कि एमएनसी मैनेजर्स आर कन्फ्रंटेड विद द वेरियस कंस्ट्रेंट्स सच एज एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट, रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट, एथिकल कंस्ट्रेंट्स। कि सबसे बड़ा मसला क्या होता है, एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स, कि आपके जो है जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो कैसा है, वो आपको लिमिटाइज करता है। कि आपके जो है वहाँ के शेयर होल्डर्स कैसे हैं, वहाँ पे आपके जो है जो कस्टमर्स हैं वो कैसे हैं, कम्युनिटी आपको कैसे देखती है, क्या वो आपको अलाउ करती है वहाँ पे एक्सपेंड करने की, या आपके जो है जो प्लांट है वो इतना वेस्टेज क्रिएट कर रहा है कि वो आपके अगेंस्ट जाते हैं, वो आपको इफेक्ट कर रही होती है। सेकंड, वहाँ पे जो है आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्टेबल है कि नहीं है, वो इफेक्ट करता है आपको। देन रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसा है, ठीक है, आपके ऊपर टैक्सेस ज्यादा हैं, या आपके ऊपर पाबंदियां ज्यादा हैं, या आपको लिमिटेड कोटा असाइन किया गया है कि आपने इतनी प्रोडक्शन करनी है, इससे ज्यादा ग्रो नहीं करना। ये चीजें जो है बड़ी आपको जो है लिमिटाइज करती हैं, इन चीजों को आपको देखना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एथिकल आ जाता है कि क्या आपका जो प्रोडक्ट है या बिजनेस है, क्या उस कंट्री की जो है जो कानून, जो रिलीजन है, या वहाँ के जो एथिक्स हैं, नॉर्म्स और वैल्यूज हैं, क्या उसके साथ पैरेलल चल रहा है या उससे कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है। जैसे कि अगर हम देखें कि मैकडोनल्ड है, अगर वो क्या करता है कि पिग के बर्गर पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दे, तो ही इज गोइंग अगेंस्ट द एथिक्स। ठीक है, सो अब वो जो है डिसीजन मेकिंग जब करेगा तो वो अपनी वैरायटी जो इंट्रोड्यूस करेगा बर्गर्स या जिस प्रोडक्ट में भी, वो जो है चिकन और मीट के साथ ही करेगा। और जब वो इंडिया जाएगा तो वहां पे वो जो है क्या करेगा, उसको लिमिटाइज करेगा, मीट वगैरह से जो है हटके वो क्या करेगा, उसको चिकन तक ही रखेगा। तो इस किस्म की एथिकल सिचुएशंस को भी एनालाइज करना पड़ता है कि आप जो है वहाँ के जो लेबर्स हैं उनको आप उनके मुताबिक जो है कंट्री के लॉ के मुताबिक पे कर रहे हो कि नहीं, मिनिमम वेजेस पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं, आप उनको जो है बेनिफिट्स प्रॉपर तरीके से दे रहे हो, एनवायरनमेंट उनको सही दे रहे हो, वर्किंग की नहीं दे रहे हैं। सो कहता है कि रिसेंट स्टडी फाउंड दैट इन्वेस्टर्स असाइन अ हायर वैल्यू टू फर्म्स दैट exhibit higher corporate governance standards and are likely to obey ethical constraints. अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स क्या है, ठीक है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स आपके पास वो है कि जहां पे आपको बताया जाता है कि आपने अपने शेयर होल्डर्स को अपने तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, ताकि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको आपकी कंपनी के बारे में पता हो कि कौन आपके शेयर होल्डर हैं, कौन उनके डायरेक्टर्स हैं, कौन से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, कौन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के शेयर्स किसने होल्ड किए हुए हैं, आपके जो है मेजर शेयर होल्डर उसमें कौन है, माइनर शेयर होल्डर्स कौन है, कंपनी के जो है सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो बनानी होंगी आपने वो शो करना कि आपकी कंपनी कैसे जो है मूव कर रही है, उनके प्रॉफिट्स क्या हैं, उनके लॉसेस क्या हैं, उनके प्लान्स क्या हैं, ये सारे के सारे आपने जो है क्या करना होता है अपने जो एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं उसमें इंक्लूड करते हैं। और इसी के साथ जो है कहता है कि जो कंपनी जो है एथिक्स का भी ख्याल रखती है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करती है, उनको जो है इन्वेस्टर्स वो कहते हैं बड़ा ज्यादा प्रेफर करते हैं। और जब उनकी प्रेफरेंस ज्यादा होगी तो इट मींस कि उनके पास इन्वेस्टमेंट वो लोग ज्यादा करेंगे, और जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो कंपनी की जो है वैल्यू इंक्रीज होगी, उसके जो है शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी, और मार्केट में उसके शेयर की डिमांड ज्यादा होगी, जिससे उसके शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। इसी से रिलेटेड जो है हमारे पास जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, दैट आर द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। और ये थ्योरीज किस लिए बनाई गई हैं, कहता है कि व्हाई आर फर्म्स मोटिवेटेड टू एक्सपैंड देयर बिजनेस इंटरनेशनली, कि कंपनीज को ऐसा क्या बेनिफिट नजर आता है कि वो इंटरनेशनली जाते हैं जब इतने हर्डल्स उसको फेस करने पड़ते हैं, कि आप जो है कानून का भी ख्याल रखो, आप एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखो, एथिक्स का भी ख्याल रखो, वहाँ के रिलीजन को भी अंडरस्टैंड करो, वहाँ के कल्चर को भी अंडरस्टैंड करो, हर एक चीज के जो है आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन स्टिल वो जो है एक्सपेंड करना चाह रही है। उसकी क्या वजूहत हो सकती है, तो तीन जो है थ्योरीज के जरिए से आपको ये चीज एक्सप्लेन की गई है। फर्स्ट theory is the theory of comparative advantage. Second, the imperfect market theory. And the third is product cycle theory. The three theories overlap to a degree and can complement each other in developing a rationale for the evolution of international business.
कि तीनों थ्योरीज जो है आपके पास क्या कर रही है कि वो जो है ओवरलैप कर रही हैं, उनके जो है कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज जो है क्या कर रहे हैं, वो आपको जो है बेसिक दे रही है या आपको जो है आइडिया दे रही है या लॉजिक प्रोवाइड कर रही है कि अब आपको जो है इंटरनेशनली जाना चाहिए बनिस्बत इसके कि आप जो है अपने मुल्क तक लिमिटेड रहो, आप अपनी ही प्रोडक्शन तक लिमिटेड रखो। कहता है कि फर्स्ट थ्योरी जो कंपैरेटिव एडवांटेज की है वो टोटली इसी के बेसिस पे है, जो सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, जो कहता है आपको कि अगर आप एक चीज में स्पेशलाइज्ड हो तो आप उसी पे काम करो। जिस चीज में आप स्पेशलाइज नहीं हो, आपको जरूरत नहीं है कि आप अपने पैसे वहां पे ब्लॉक करो, आप सिंपली वो चीज वहां से इंपोर्ट करो और अपने जो जिस चीज में आप स्पेशलाइज्ड हो उसको एक्सपोर्ट करो। दिस इज द कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। जैसे कि आपका चाइना कर रहा है कि चाइना जो है वो क्या कर रहा है, स्पेशलाइज्ड है किस चीज में कि उसके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, उसके लो कॉस्ट जो है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो दुनिया को डोमिनेट कर रहा है किस चीज से, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स से। और उसके बदले में वो क्या कर रहा है कि उनको जो एग्रीकल्चर सेक्टर चाहिए या और जो प्रोडक्ट्स जो वहां पे जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है या बहुत महंगी पड़ी है उसको, वो उसको क्या कर रहा है कि बाहर से मंगवा रहा है, बजाय इसके कि वो सारे पैसे उस पर जाया करें। कहता है कि मल्टीनेशनल बिजनेस हैज generally increased over time. Part of this growth is due to the heightened realization that specialization by the country can increase production efficiency. कि स्पेशलाइजेशन बाय कंट्रीज, कि जो कंट्री अपनी स्पेशलाइजेशन पे फोकस करे वो अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है, बजाय इसके कि वो उन जगहों पे पैसे लगाए या एफर्ट्स लगाए जहां से उसको इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला, जहां पे उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी। लेट्स से पाकिस्तान क्या करता है कि वो कंप्यूटर बनाना शुरू कर दे, तो अब वो इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ से लाएगा, वो अपने पास वो जो है प्लांट्स मशीनरी और डिवाइसेस कहाँ से लाएगा। तो बजाय इसके कि वो इन चीजों पे प्रायोरिटी दे, उन पे काम करे, उसको चाहिए कि वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करे और अपनी एग्रीकल्चर को इतना ग्रो कर ले कि वो जो है चाइना को वो एग्रीकल्चर जो है प्रोडक्शन सेल आउट करे और वहां से जो है वो चीजें उसके बदले में इंपोर्ट करे। Some countries such as Japan and the United States have a technology advantage, while other countries such as Jamaica, Mexico, and South Korea have an advantage in the cost of basic labor. कि जैसे अब इन्होंने एग्जांपल दी है कि जापान और यूनाइटेड स्टेट आपके पास टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है, जबकि जमीका और मैक्सिको में क्या है कि उनके पास जो है टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन उनके पास लेबर जो है वो बड़ा सस्ता है। तो दोनों के पास एक एडवांटेज चल रहा है। कहता है कि since these advantages cannot be easily transported, countries tend to use their advantages to specialize in the production of goods that can be produced with relative efficiency. This explains why countries such as Japan and United States are large producers of computer components, while countries such as Jamaica, Mexico are large producers of agriculture and handmade goods. कि सिंपली अब बात कर रहा है कि अब यहाँ से जो है सारा का सारा लेबर तो वो जो है अब यूएस और उसमें तो नहीं भेज सकता कि वहां बैठ जाओ प्रोडक्शन करके पैसे कमाओ, या फिर जो है यूएस जो है वो वहां पे तो नहीं जा सकता कि अपने सारे प्लांट जो है जमीका और मैक्सिको में लगा लें। तो क्या कर लेते हैं कि जब यूएस क्या करता है कि वो अपने सारी प्रायोरिटी किसको दे रहा है, वो अपने टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन को दे रहा है, उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। और जैसे मैक्सिको और जमैका हो गए, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने हैंडमेड गुड्स और एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, ताकि वो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या करे, यूएस से इंपोर्ट करे और यूएस को अपनी एग्रीकल्चर और हैंडमेड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करे, ताकि दोनों एक बैलेंस सिस्टम चले। कहता है कि MNCs such as Oracle, Intel, and IBM have grown substantially in foreign countries because of their technology advantage. कि जैसे IBM कंप्यूटर का था और Intel हो गया, Oracle हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, इसी वजह से तो वो ग्रो किए कि उनके पास क्या था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी और उन्होंने टेक्नोलॉजी पे ही फोकस किया बजाय इसके कि वो किसी और चीजों में अपनी इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक करते हैं। कहता है कि when a country specializes in some products, it may not produce other products, so trade between countries is essential. This is the argument made by the classical theory of competitive advantage. कि कंपटीटर जो है जब एडवांटेज ने इसी बारे में फोकस किया, कहता है कि जब दोनों बंदे अलग अलग चीजों में स्पेशलाइज हो गए, जैसे मैक्सिको जो है वो हैंडमेड में हो गया, एग्रीकल्चर में हो गया, और यूएस जो है टेक्नोलॉजी में हो गया, तो अब यूएस को भी तो एग्रीकल्चर सेक्टर चाहिए और मैक्सिको भी को भी तो जो है टेक्नोलॉजी चाहिए। तो यही चीज क्या कर रही है, एक बेस रख रही है इन दोनों के दरमियान ट्रेड की। और यही जो है आइडिया आपको कंपैरेटिव एडवांटेज जो क्लासिकल थ्योरी हमारे पास उसने प्रोवाइड किया कि कंपैरेटिव एडवांटेज अलाउज फर्म्स टू पेनिट्रेट फॉरेन मार्केट्स, कि यही कंपैरेटिव एडवांटेज आपको फायदा देती है, एक बेनिफिट देती है, एक एज देती है कि आप दूसरे मार्केट्स में एंट्री कर पाते हो।
अगर वो जो है मुल्क अपने हर फन मौला होता और उसके पास ऑल इन ऑल सब कुछ होता, तो कभी भी वो आपसे चीज़ें इम्पोर्ट ना करता। और जब वो आपसे चीज़ें इम्पोर्ट ना करता, तो आप उसके मुल्क की चीज़ें कैसे परचेज़ करते? वो आपको कहता है कि हम आपका एक्सपोर्ट भी नहीं करते, हम अपनी प्रोडक्शन पूरी चला रहे हैं। तो यही वजह है कि वो जो एक्सेसिव चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, उससे फ़ायदा क्या हो जाता है कि आपको वहाँ से बेनिफिट मिल जाता है और आप उनको उधर से बेनिफिट देते हो। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है कि मैनी ऑफ द वर्जिन जो है आइलैंड्स फॉर एग्जांपल स्पेशलाइज्ड in tourism and rely completely on international trade for most products. Although these islands could produce some goods, it is more efficient for them to specialize in tourism. That is, the islands are better off using some revenues earned from tourism to import products rather than attempting to produce all the products that they need. कि वर्जिन आइलैंड्स क्या कर रहे हैं कि वो जो है लोगों को टूरिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि बजाय इसके कि मैं वहाँ पे सारे के सारे जो है इतने प्यारे स्पॉट्स हैं, इतनी अच्छी जगह हैं, उसको जो है काम करके ख़त्म करके वहाँ पे अपनी जो है प्रोडक्शन को शुरू कर दूँ, उससे बेहतर क्या है कि मैं टूरिज़्म से उससे ज़्यादा कमा रहा हूँ। सो टूरिज़्म पे फ़ोकस करके वो लोग क्या कर रहे हैं कि उन्हीं पैसों से वहाँ पे दूसरी चीज़ें बाहर से मँगवा रहे हैं। तो इस तरीके से कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने आप को बेटर रखती है दूसरी कंट्रीज़ से और उनकी नीड भी वैसी ही चलती रहती है। उनकी जो है स्पेशलाइज़ेशन उनके साथ जो ट्रेड जो है एग्रीमेंट्स कंट्रीज़ चाहती हैं, वो भी कंटिन्यू चलती हैं। दूसरी थ्योरी हमारे पास आ जाती है इम्परफेक्ट मार्केट थ्योरी। इम्परफेक्ट मार्केट थ्योरी क्या करता है, थोड़ा-सा इस आइडिया को ज़रा चेंज करता है। जैसे हमने कहा कि आप जो है यहाँ से अपना लेबर जो है सारा का सारा दूसरी कंट्री तो भिजवा नहीं सकते और ना ही दूसरी कंट्री जो अपने सारे प्रोडक्शन प्लांट्स यहाँ लगा सकता है कि यहाँ पे जो है लेबर सस्ता है। तो इम्परफेक्ट मार्केट थ्योरी भी आपको यही कहता है कि इफ ईच कंट्रीज मार्केट्स वर क्लोज्ड फ्रॉम ऑल अदर कंट्रीज, देयर वुड बी नो इंटरनेशनल बिजनेस। कि अगर तमाम ममालिक आपस में दरवाजे बंद कर दें कि जी हमारे मुल्क में नहीं आओगे, दूसरा कहता है हमारे मुल्क में नहीं आओगे, तो ट्रेड रुक जाएगी। जैसे आपकी कोविड सिचुएशन में थी कि आपके पास जो है जो पेट्रोल था वो बाहर फॉरेन कंट्रीज में सस्ते से सस्ता होता गया, इतने तक आ गया कि वो एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार थे, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं था क्योंकि कोई भी जो है अलाउ नहीं करता था कि उनके मुल्क में जो है कोई भी केस ऐसा शामिल हो जाए। तो जब इस किस्म के दरवाजे बंद हो जाएंगे कंट्रीज के, तो ट्रेड जो है पॉसिबल ही नहीं है। और कहता है कि एट द अदर एक्सट्रीम इफ मार्केट्स वर परफेक्ट so that the factors of production such as labor were easily transferable, then labor and other resources would flow wherever they were in demand. और अगर आपके पास क्या है कि सिचुएशन हम कहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट मार्केट है, हर बंदे को पता है और हर बंदे के पास अफोर्डेबिलिटी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और वो जो है ट्रेड को बिल्कुल ओपनली चला रहे हैं, तो फिर तो वहां पे आपके पास जो है क्या होगा कि आपकी कंट्रीज जो है वो क्या करेंगी, प्रोडक्शन में नहीं जाएंगी बल्कि वो उसको कहेगी ठीक है ये लेबर सारा उधर चला जाएगा। ठीक है, जो जिसमें स्पेशलाइज़्ड होगा वो वहाँ जाएगा, दूसरे कंट्री वाले आके जो है कहेगा कि हम यहाँ पे अपने बिज़नेस एस्टेब्लिश करते हैं, तो वो जो है सिस्टम चलता रहेगा। सो इसलिए इन्होंने कहा कि आपके पास जो है जो सारी की सारी चीज़ें होंगी, जहाँ पे जिस चीज़ की डिमांड होगी, वो ओपनली चलना शुरू हो जाएगा। The unrestricted mobility of factors would create equality in cost and returns and remove the comparative cost advantage. The rationale for international trade and investment. कि आपके पास जब इन इस तरह की अनरिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की चलना शुरू हो जाएगी, तो आपके पास कॉस्ट और रिटर्न और ये सारे बैरियर्स जो है वो खत्म हो जाएंगे और वो बराबर हो जाएंगे कि अगर एक बंदा जो है यहाँ पे 10 रुपए कमा रहा है तो दूसरे मुल्क में भी 10 ही कमा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो है वो क्या कर रहा है कि जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो दूसरे कंट्री में भी उसको मिल रहे हैं। तो वो सारे के सारी चीजें क्या हो जाएंगी कि वो आपके पास कंपैरेटिव एडवांटेज खत्म कर देगा कि जी पाकिस्तान के पास एग्रीकल्चर लैंड है तो बस इंडिया के पास भी एग्रीकल्चर है, यूएस के पास भी है, चाइना के पास भी है। तो फिर तो बुनियादी खत्म होगी सब कुछ। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या कहता है कि द रियल वर्ल्ड सफर्स फ्रॉम इम्परफेक्ट मार्केट कंडीशन वेयर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर समवट इमोबाइल। कि आपके पास क्या है कि रियल वर्ल्ड जो है वो परफेक्ट मार्केट नहीं है, इम्परफेक्ट मार्केट है। किसी के पास जो है रिसोर्सेज ज्यादा है, किसी के पास रिसोर्सेज कम है, किसी के पास जो है क्या है कि वो रिस्ट्रिक्शंस है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता और इस किस्म की सिचुएशन है। कहता है कि देयर आर कॉस्ट एंड ऑफन रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ लेबर एंड अदर रिसोर्सेज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। There may also be restriction on transferring funds and other resources among countries. Because markets for the various resources used in production are imperfect, MNCs such as the Gap and Nike often capitalize on a foreign country's resources. Imperfect market provide an incentive for firms to seek out foreign opportunities. कि आपके जो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, आपके ट्रांसफर ऑफ लेबर मुश्किल है कि एक जगह से दूसरी जगह जाए या अपनी सारी की सारी प्रोडक्शन जो उनकी कैपेसिटी है वो दूसरे ममालिक को भेज दे, ऐसा पॉसिबल है नहीं। और कुछ पे जो है आपके पास जो है कि कंट्रोल होता है।
ठीक है, वहाँ पे जो है कुछ इश्यू आ रहा होता है कि वो उसको जो है कंट्रोल नहीं करता। ओके, सो हमने कहा कि ये चीज़ें सारी की सारी क्या करती हैं, जैसे अब गैप हो गया, नाइकी हो गया, ये क्या कर रहे हैं कि इस इम्परफेक्शन का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो क्या करते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ में जाके वहाँ पे अपने प्लांट्स लगा के क्या करें, प्रोडक्शन कर रहे हैं। वो ऐसे कंट्रीज़ में जा रहे हैं, जैसे नॉर्मली अब हम देखें तो कॉन्सेप्ट बिज़नेसेस का यही चल रहा है कि वो ऐसे कंट्रीज़ को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे उनको सस्ता लेबर मिलता है या सस्ता जो है उनको रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो उसको यूटिलाइज़ करके वो क्या कर रहे हैं, उसका बेनिफिट हासिल कर रहे हैं और अपने बिज़नेसेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये उनके लिए जो है एक बहुत बड़ा एज बन जाता है, प्लस पॉइंट बन जाता है कि वो इस चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है? और वो जो है वहाँ पे ग्रो करके उनके बिज़नेसेस को जो है अपने प्रमोट करते हैं, ग्रो करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आ जाती है, दैट इज़ प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की तरह ही सेम कॉन्सेप्ट है इसका। कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको क्या कहता है कि आपके जो है प्रोडक्ट पहले इनिशियली बनता है, फिर मार्केट में जो है वो ग्रो करता है, लोग उसको परचेज करते हैं, फिर एक टाइम आ जाता है कि वो एक पीक पे आ जाता है कि हर बंदे के तक वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है। फिर अगर आपने उसको इनोवेट ना किया या जो इम्प्रूव ना किया, तो वो प्रोडक्ट जो है मार्केट से निकल जाता है। जैसे नोकिया को देख लें कि नोकिया इनिशियली मार्केट को लीड कर रहा था, इनोवेशंस करता गया, लोग उसको परचेज करते गए। लेकिन एक टाइम आया कि उसने इनोवेशंस को रोक दिया, मार्केट से वो चीज़ निकल गई। जैसे आपका आईफ़ोन हो गया, जैसे आपका सैमसंग है, क्या कर रहे हैं, नए-नए मॉडल्स आ रहे हैं, नए-नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, नई-नई आपको जो है उसमें स्पेसिफिकेशंस ऐड कर रहे हैं, नई सीरीज़ ऐड कर रहे हैं। दीज़ आर ऑल स्ट्रैटेजीज़ टू इंक्रीज़ देयर डिक्लाइनिंग स्टेज, कि वो डिक्लाइनिंग से बच जाएँ, वो अपने मैच्योरिटी को मज़ीद आगे एक्सपेंड कर सकें। सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है यहाँ पे बिज़नेसेस में भी इम्प्लीमेंट होता है, कि बिज़नेसेस जो है मूव करते हैं, ग्रो करते हैं इंटरनेशनली जस्ट बिकॉज़ कि वो जो है वहाँ पे मैच्योर हो जाते हैं, वहाँ पे उसको मार्केट में स्पेस कंप्लीट हो जाता है और वो क्या करते हैं कि उसको ग्रो करने के लिए नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करते हैं। और इसीलिए कहता है कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्सप्लेनेशन एज़ टू व्हाई फर्म्स इवॉल्व इन एमएनसीज़ इज़ द प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। According to this theory, firms become established in the home market as a result of some perceived advantage over existing competitors, such as a need by the market for at least one more supplier of the product. Because information about markets and competition is more readily available at home, a firm is likely to establish itself first in its home country. So कहता है कि कंपनीज का मेन फोकस क्या होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली, कि वो क्या करते हैं कि मेन थीम उन्होंने अपने लिए या एम क्या रखा होता है कि वो अपने मुल्क में एक पहले ग्रो करें, पूरे एक्सटेंट तक वो ग्रो करते हैं ताकि उनके पास जो है मार्केट में जो कंपटीटर्स एग्जिस्ट करते हैं उससे आगे जा सकें। जब वो उससे आगे ज़्यादा चले जाते हैं, उनसे आगे कम्पीट करना शुरू कर देते हैं, फिर वो जो है प्लान करते हैं कि अब वो किस तरीके से जो है अपने कम्पिटिटर्स का सामना करें। जब वो अपने कम्पिटिटर्स को देख लेते हैं कि वो लोग जो है अपने हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं और अभी तक कोई कम्पिटिटर मेरा जो है आउट ऑफ कंट्री नहीं गया, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कि उसको अब जो है क्या करना चाहिए, आगे मूव करना चाहिए बजाय इसके कि कोई और कंपनी बाहर चला जाए। So, foreign demand for the firm's product will initially be accommodated by exporting. और इस तरीके से क्या हो जाता है कि जब एक प्रोडक्ट जो है सक्सेसफुल होना शुरू हो जाता है तो बाहर कंट्री से उसकी डिमांड शुरू हो जाती है। जैसे हमारा मुल्क क्या कर रहा है कि आईफोन्स को मंगवा रहा है। सो आईफोन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिमांड जनरेट हो रही है। तो जब इस तरीके से डिमांड उसकी जनरेट होना शुरू हो जाती है तो वो क्या करते हैं, इनिशियली उसको अकोमोडेट करते हैं, कैसे कि हम जो है लिमिटेड स्टॉक एक्सपोर्ट करते जाएंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें वहाँ पे जो है सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पे जो कंप्यूटर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या वो हमारे प्रोडक्ट के नेचर के साथ जो है एडजस्ट कर रहे हैं? क्या वो हमें जो है लीड कर रहे हैं? उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है? मैं उसको समझ सकूँ। कस्टमर कितना विलिंग है मेरे प्रोडक्ट को पे करने के लिए, उसको समझ सकूँ। So कहते हैं कि as time passes, the firm may feel the only way to retain its advantage over competition in the foreign countries is to produce the product in the foreign markets, thereby reducing its transportation cost. और जब वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं कि हाँ, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है और अब मुझे क्या करना चाहिए कि वहाँ पे जो कंपटीटर्स हैं, उनके प्रोडक्ट जो है वो सस्ते पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि उनकी कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं हो रही। मुझे यहाँ से चीज़ें भिजवानी पड़ रही हैं जो थोड़ी-सी महँगी हो जाती हैं और वहाँ पे जो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट जो है कम होती है। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करने के बाद वो क्या करते हैं, उसको कम करते हैं और वो वहाँ जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे अपने प्लांट लगा के वहाँ पे उस चीज़ को खुद प्रोड्यूस करने की तरफ सोचते हैं।
The competition in the foreign markets may increase as the other producers become more familiar with the firm's product. The firm may develop strategies to prolong the foreign demand for its product. A common approach is to attempt to differentiate the product so that other competitors cannot offer exactly the same product. और कहता है कि जब आप जो है फॉरेन में चले जाते हो और फॉरेन में जो है आपके प्रोडक्ट शुरू हो जाता है तो वहाँ पे जो कंपटीटर्स होते हैं उनको ये चीज़ पता चल जाती है कि ये जो है हम भी तो इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं बजाय इसके कि ये बंदा कल को यहाँ पे आए और इस चीज़ को खुद प्रोड्यूस करे और हम इसको पूरा का पूरा जो है मार्केट प्रोवाइड करें। इससे बेहतर क्या है कि हम जो है इसकी जगह खुद ले लें और हमारे पास तो एडवांटेज भी सबसे बड़ा ये है कि हमारी कॉस्ट बड़ी कम है। तो वो क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट के मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं और वहाँ के लोकल भी प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे पेप्सी और उसके मुकाबले में कितने ज़्यादा किस्म के जो है ड्रिंक्स मौजूद हैं आपके, ठीक है? गोरमे हो गया, आपके पास जो है और इतने ज़्यादा नामों के ड्रिंक्स आ गए। सो क्या है कि वो उसको कम्पीट करते हैं। तो अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए जो बंदा जो है बाहर से आया होता है, वो क्या करता है कि वो नई-नई जो है प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ चेंज करता है और डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ इम्प्लीमेंट करता है ताकि उसकी मार्केट रिटेन रह सके। सो कहता है कि यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है आपको 3M कॉर्पोरेशन की, कि उसने किस तरीके से काम किया। कहता है कि जी that these phases of the cycle are stated in Exhibit 1.2 as an example. 3M Corporation uses one product to penetrate foreign markets. After entering the market, it expands its product line. कि इनिशियली 3M कॉर्पोरेशन ने क्या किया कि एक प्रोडक्ट के साथ वहां पे एंटर हुआ और जब उसको पता चला कि वहां पे जो है उसके प्रोडक्ट की जो है डिमांड कंप्यूटर्स के जो है वजह से चेंज हो रही है, कम हो रही है, तो उसने क्या किया कि वहां पे जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करना शुरू कर दिया ताकि वो ग्रो कर सके। जैसे अब आपके जो है किया है तो किया यहाँ पे आ गया, अब उसने देखा कि और इतने ज्यादा एसयूवीज आ रही हैं तो वो कहाँ जा रहा है, वो सीडान की तरफ जा रहा है। फिर वो जो है उसने क्या किया, कार्निवल को लॉन्च किया। तो वो डिफरेंट जो है प्रोडक्ट की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। इनिशियली वो एक साइड पे गया था। देयर इज मोर to product cycle theory than is summarized here. This discussion merely suggests that a firm matures, it may recognize additional opportunities outside its home country. Whether the firm's foreign business diminishes or expands over time will depend on how successful it is maintaining some advantage over its competition. The advantage could represent an edge in its production or financing approach that reduces cost, or an edge in its marketing approach that generates and maintains a strong demand for its product. कहता है कि जब आपकी कंट्रीज में जो है इस तरीके से एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, बिजनेसेस आगे जाना शुरू हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उनको फायदा होना शुरू हो जाता है कंप्यूटर्स पे एक तरह से कि वो जो है एक चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। तो वो जो है क्या हो रहा है, उसकी कॉस्ट तो वही लग रही है, उनकी जो है मशीनरी वगैरह तो यूटिलाइज हो रही है। तो अगर वो 10 चीजों की जगह पे 20 चीजें बनाना शुरू करते तो वो उसके लिए सस्ती पड़ना शुरू हो जाती है क्योंकि उसका फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाता है। तो ये उसके लिए सबसे बड़ा एज बन जाता है कि या वो जो है प्रोडक्शन की तरफ चला जाता है या फिर उसकी जो फाइनेंसिंग होती है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है और वो उसको जो है फायदा देती है कि वो उन मार्केट को एक्सपेंड कर सके। और फिर वो जो मार्केटिंग कैंपेन है वो भी एक ही बन रही है, तो वो जो है दूसरे कंट्रीज में भी मार्केटिंग एक्सपेंशन कर रही है, स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर रही है, तो उसको दोबारा वो कॉस्ट भी सेव हो जाती है। तो लास्ट में इन्होंने जो है आपको इसका सारा प्रोसीजर दिखाया हुआ है कि पहले क्या होता है कि फर्म्स क्रिएट प्रोडक्ट टू एकोमोडेट लोकल डिमांड, कि वो अपने लोकल डिमांड को देखते हैं कि हमारी लोकल डिमांड कैसे मीट होगी। जब वो सारी की सारी मीट हो जाती है उसके बाद क्या करता है फर्म, एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट टू एकोमोडेट फॉरेन डिमांड, कि बाहर से भी जो उसके प्रोडक्ट की डिमांड आ रही होती है वो उसको एकोमोडेट करते हैं। जैसे अब चाइना था तो सोलर प्लेट्स बनाने शुरू कर दिए उन्होंने। अब उन्होंने देखा कि जी जो है हमारे मुल्क के लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि ये तो जो है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, हम जो है वहां से लेकर आते हैं। चाइना ने अलाउ किया कि ठीक है आप जाओ एक्सपोर्ट करो, हमारे प्रोडक्ट्स को वहां पे अपने मुल्क में सेल आउट करो। जब उन्होंने देखा कि वहां पे जो है एक चीज बड़ी अच्छी स्टैब्लिश हो गई है, देन कहता है कि फर्म establishes foreign subsidiary to establish presence in the foreign country and possibly to reduce cost, कि वो जो है फिर क्या करती है उसके बाद दूसरे कंट्री में खुद वहां पे जाती है और अपने कॉस्ट को कम करती है, कि वो जो एक्सपोर्ट और उसके खर्चे हो रहे थे वहां पे चीजें भिजवा रहा था, ठीक है, वो कम करने के लिए वो जो है खुद उधर मूव करता है। तो उसके लिए वो क्या करता है कि 4A में कहता है कि या वो क्या करेगा कि फर्म डिफरेंशिएट्स प्रोडक्ट फ्रॉम कंप्यूटर्स और एक्सपैंड प्रोडक्ट लाइन इन द फॉरेन कंट्री। जब वो वहां पे चला जाएगा तो वो क्या करेगा कि या अपने जो है प्रोडक्शन को, प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज कर देगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है प्रोवाइड करना शुरू कर देगा ताकि कंपटीटर से आगे जा सके। और वो जो है वहां पे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उनसे अलग हो ताकि लोगों को पता चले कि मैं ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तो क्यों खरीद रहा हूँ, मुझे क्या फायदा होगा इस प्रोडक्ट को खरीद के। तो वो चीज उनको रियलाइज कराना, उसके लिए आप जा सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो कि फॉरेन फर्म फॉरेन बिजनेसेस डिक्लाइन एज इट्स कंपीटिटिव एडवांटेज आर लिमिटेड,
कहता है कि आपके जो है फॉरेन बिज़नेसेस जो है हो सकता है कि वहाँ पे डिक्लाइन हो जाए, कि आप जो है वहाँ पे अपनी कंप्यूटर एज मेंटेन ना कर पा रहे हो। आप जो चीज़ में एक्सपर्ट थे, आप अब वो चीज़ जो आपकी स्पेशलिटी नहीं रही, क्योंकि वो उस मुल्क में लोगों ने खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। या फिर और फर्म्स आना शुरू हो गई हैं, जो क्या कर रही हैं कि इस मार्केट को डोमिनेट कर रही है और वो जो है वो चीज़ लोगों को प्रोवाइड कर रही है। जिससे जो मार्जिन आपको मिलने वाला था, वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ तक हमारा जो है ये टॉपिक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।